तो आज हम लोग करेंगे प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपका रीडिंग स्किल्स, पढ़ने का अंदाज, और पढ़ने के अंदाज के बाद उस मैटर को पूरा समझना, समझने के बाद कितना रिटेन रखते हो अपने माइंड में। तो पैसेज को हो सकता है एक बार, दो बार, कई बार पढ़ना पड़े, पर एग्ज़ाम में जो वक्त का तकाजा होता है उसके हिसाब से हमें फास्ट भी पढ़ना पड़ता है, और जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ना पड़ता है। तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मेरे लेक्चर ये बताने से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना आप खुद करेंगे। ये तो ऐसा है, हम किसी तैराक को देख रहे हैं तैरते हुए, बस को देखने से हम नहीं सीख जाएंगे जब तक हम खुद पानी में नहीं घुसेंगे। तो कुछ आइडिया लग जाएगा इससे आपको थोड़ा सा। तो प्रेसी राइटिंग क्या क्या है मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको, ठीक है ना। थोड़ा आइडिया हो जाएगा, करना आपको खुद पड़ेगा उसमें। तो एक एक पॉइंट हम लेंगे इसके अंदर। तो हाँ, प्रेसी राइटिंग, तो सबसे पहली बात तो सवाल उठता है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है इसमें बीच में, शुरू में एक टेस्ट है छोटा सा, कंप्रेस करना है, इसको छोटा बनाना है मैटर को। कितना छोटा बनाना है, कैसे बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें हम करेंगे एक एक करके। तो ये कुछ मैटर है आपके सामने, ये बाद में भी आएगा, इसको पढ़ सकते हैं बाद में आप। तो सबसे पहला सवाल, प्रेसी राइटिंग, ये व्हाट इज ए प्रेसी राइटिंग, होता क्या है। तो प्रेसी राइटिंग यानी प्रिसाइज लिखना। प्रिसाइज मतलब ठीक ठीक, उतनी पॉइंट टू पॉइंट, उतनी बातें जितनी ज़रूरत है। तो किसी भी मैटर को जो लिखा हुआ है या जो बोला गया है, तो एग्ज़ाम में खासकर लिखा हुआ ही आता है, तो उसको हमने छोटा करके लिखना होता है। कितना छोटा, यानी शॉर्ट वर्जन ऑफ ए स्पीच, ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स मेन पॉइंट्स या मेन आइडियाज़, उसी को हम प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। तो किसी भी लिखे हुए मैटर का हमने छोटे छोटा पार्ट करना, छोटे छोटा उसको बना के लिखना, और उतना जिसमें मेन पॉइंट्स आ जाएं, ये प्रेसी राइटिंग होता है। तो ये तो हो गया प्रेसी राइटिंग्स के बारे में। और उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी में भी दे रखा है, प्रेसी किसी भाषण या लेख का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें मुख्य जानकारी या विचार हो। तो ये आपका प्रेसी राइटिंग है। उसके बाद प्रेसी जो है ये फ्रेंच शब्द से आया है, इसको प्रोनाउंस करते हैं प्रेसी, ये वाला, विच मीन्स प्रिसाइज। जैसे मैंने कहा था आपको, प्रिसाइज बिल्कुल ठीक ठीक लिखना, तो प्रिसाइज से ये प्रेसी बना है। तो छोटा करके लिखना, कंप्रेस करके लिखना। उसके बाद वाई इज प्रेसी इन द टेस्ट, टेस्ट में क्यों होता है प्रेसी राइटिंग। टू टेस्ट योर रीडिंग स्किल्स विद अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका रीडिंग स्किल चेक करना, कितना अच्छा पढ़ लेते हो आप, कितनी प्रैक्टिस कर रखी है आपने। तो समझ के साथ आपके पढ़ने की कुशलता देखने हेतु इसके लिए आपको ये टेस्ट दिया जाता है। दूसरा, टू गेज योर राइटिंग स्किल्स विद एक्यूरेसी, आप कितना अच्छा बना के ले सकते हो उसको। और टू नो योर स्किल्स ऑफ समराइजिंग द मैटर, किसी मैटर को संक्षिप्त रूप से बनाना, उसकी समरी, निचोड़ निकालना, तो ये कितने अच्छे ढंग से कर पाते हो, इसी को समझने के लिए भी सम टेस्ट लिया जाता है आपको। तीन बातों के लिए होता है, आपकी रीडिंग स्किल्स और आपका कॉम्प्रहेंशन करना, उसको कंप्रेस करना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए प्रेसी, तो अ प्रेसी शुड contain 1/3 of the total words of the main passage given in the test। तो अगर मान लो 100 शब्दों का है तो आपको उसका 1/3 यानी कि 35 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, वो 30 भी हो सकते हैं, और ज़रा 35 से ऊपर भी जा सकते हैं, थोड़े बहुत इसके आसपास होने चाहिए। बिल्कुल वर्ड को गिनना ही नहीं है कि मुझे इतना ही होने चाहिए, 33 होने चाहिए, ऐसा नहीं है। 33 भी हो सकता है, 35 भी, 37 भी, और वापस 32 भी हो सकता है, उतना। तो पॉइंट्स रिमेंबर, किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, द प्रेसी शुड बी क्लियर एंड कंप्लीट विद ऑल द एसेंशियल डिटेल्स विदाउट लिविंग मेन पॉइंट्स। किसी मेन पॉइंट को छोड़े बगैर उसकी जो
छोटे छोटा क्लियर और जो कंप्लीट है वो सारी बातें उसमें होनी चाहिए, मेन पॉइंट को छोड़े बगैर। तो प्रेसी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कहने का मतलब, और कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। इट मीन्स द प्रेसी मस्ट नॉट contain the examinee's own feelings and observation about the matter in the passage। तो ये क्या कह रहा है, जो पैसेज होता है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपने स्कूल कॉलेज में किए होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी समझा होता क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? हाँ, सब्जेक्टिव है। तो वैसे आपको जनरली जो जवाब देंगे लोग देंगे सब्जेक्टिव बड़ा क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव यानी कि टिक मार्कर वाला, ये आपको जनरल सवाल मिलेगा। ऐसा नहीं होता, दुनिया में हर मैटर सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। सब्जेक्टिव पोइट्री होती है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है। इस दुनिया में जितने झगड़े हैं ना, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो हमारे बीच मतभेद होते हैं, झगड़ा होता है, वो सारा झगड़ा सब्जेक्टिव मैटर पे होता है, ऑब्जेक्टिव पे बिल्कुल नहीं होता। ऑब्जेक्टिव का मतलब वो मैटर होता है जिसपे हम सब सहमत हो जाएं, वो किसी का मेरा आपका नहीं होता। अगर मैं चांद को चांद कहूंगा तो आप लड़ोगे नहीं मुझसे, क्या कह रहा है इसको, चांद कह रहा है, पागल है, हम चांद ही कहेंगे, कोई लड़ेगा नहीं इस बात पे, ये ऑब्जेक्टिव मैटर हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ आज चांद पूरा है, आप कहते हो पागल तूने देखा है कहाँ पूरा, ये पूरा थोड़ी होता है, ये तो आधा है। अब आधा है या पूरा, ये हम अपनी फीलिंग्स डाल रहे हैं उस पर, इसको सब्जेक्टिव मैटर बोलते हैं। तो सब्जेक्टिव का मतलब होता है आत्मपरख, मैं क्या समझता हूं, और ऑब्जेक्टिव मतलब हम सब क्या समझते हैं उसके बारे में। तो वो ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, सब्जेक्ट का मतलब मेरी अपनी फीलिंग डल जाती है। तो इसमें जो पैसेज में दिया गया है उसमें अपनी फीलिंग बिल्कुल नहीं डालनी है, जो उसको राइटर ने दिया गया है तो उसी के शब्दों में ऑब्जेक्टिवली हमें काम करना होता है। क्लियर हो गया बात? तो उसके अपने शब्दों बोलना होता है, अपनी फीलिंग बिल्कुल नहीं डालनी। सारी कुल मिला के बात ये है। तो दुनिया में झगड़े हैं हमारे आपस में सिर्फ सब्जेक्टिव मैटर को लेकर होते हैं, ऑब्जेक्टिव को लेकर कोई झगड़ा नहीं होता, ठीक है ना? समझे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव में जब टिक करते ना, किसी की मान लो मृत्यु हुई है 1869 में, तो अगर वो 1869 का 80 लिखाएगा तो बोले 1 साल का फर्क है, 1 नंबर तो आधा तो दे दो, ऐसा नहीं होता। तो नंबर उतना ही मिलेगा जिस साल में उसकी डेथ हुई होगी। द एक्सप्रेशंस लाइक, ये वही वाली बात है पहले वाली, इन माई व्यू, इन माई ओपिनियन, व्हाट आई थिंक, इन माई व्यू पॉइंट एटसेट्रा, बिल्कुल नहीं लिखना है आपने। क्यों? इनसे किसका पता लगता है? सब्जेक्टिव मैटर का। ऑब्जेक्टिवली हमने लिखना होता है, और ज़्यादा अच्छा होता है पैसिव सेंस में आना चाहिए, एक्टिव में नहीं। एक्टिव में आई बन जाता है। तो इन माई ओपिनियन, इन माई व्यूज, व्हाट आई थिंक, इन माई व्यू पॉइंट, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा यूज़ कर लेते हैं वो, जब लिखते आते हैं, तो आपको अपना व्यू नहीं देना उनको। चौथा पॉइंट, इट शुड बी इन द एग्जामिनीज ओन लैंग्वेज, अवॉइडिंग डायरेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस गिवन इन द मेन पैसेज। क्या मतलब इसका? पैसेज में कुछ उसकी खास एक वोकैबुलरी होती है, उसकी एक टोन होती है, पूरे पैसेज की एक टोन होती है, उसका एक तरीका होता है लिखने का। आपको उसका टोन नहीं पकड़ना है, आपको अपना टोन डालना है। हाँ, हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, मत यूज करो ना उसका, आप सिंगल माइंडेड कर दो ना। तो कुछ ऐसा कर दो, यानी कहने का मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स को उठा के रखना। वो क्या बताता है? कॉपी कैटिंग। कॉपी कैट होता है ना, बिल्कुल नकलची बंदर उस डाल के रख दिया। उसके क्या लगता है कि आपको अपने व्यूज रखने नहीं आते। ऐसे राइटिंग में भी ऐसे ही होता है। कोई भी पीस ऑफ राइटिंग में क्या होता है, अगर आपको एक ही बात को दोबारा कहना पड़ जाए तो उसके शब्द अलग होने चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे रिपीट हो रहा है। अगर आपको कोई ऐसे लिखने को कहा जाए, और मैंने देखा है स्टूडेंट जब लिखने लगता है, विचार तो होती नहीं, एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है, रेपिटेशन होती है उन्हीं शब्दों में। अगर आपको चांस की बात है एक बात को दोबारा लिखना पड़ जाए किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में, तो उसको इस तरह लिखा जाए शब्द बदल कर कि लगे नई बात हो रही है। तो इसमें तो खैर ऐसा है पूरा का पूरा, आपके जो फ्रेजेस हैं, यानी कि जो उसमें वर्ड फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, वो एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, बल्कि उसका सिनोनिम, उनके एंटोनिम्स वो आपको आने चाहिए। समकक्ष उसके क्या बराबर हो सकता है, कौन सा फ्रेज आ सकता है, कौन सा शब्द आ सकता है, आपके अपने शब्द, आपकी अपनी वोकैबुलरी, ईजी वोकैबुलरी होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है कैसा भी। लेकिन अगर मान लो एक मैटर आ जाए और आप सबको प्रेसी राइटिंग लिखने को कहा जाए,
या 1000 स्टूडेंट आ जाएं, 1 लाख आ जाएं, तो सभी लिखेंगे मैटर छोटा करके, लेकिन सबकी लैंग्वेज अलग अलग होगी। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कि ऐसा ही लिखना है, जो अभी आएंगे मैटर, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी समझ भी हो सकती है, छोटा करके लिखना है, और सबका लिखने का स्टाइल अपना होता है। तो उसमें क्या करना है आपने, जो टोन होने चाहिए वो राइटर के नहीं होने चाहिए, टोन आपकी अपनी होनी चाहिए। मैटर उसका होना चाहिए, टोन आपकी अपनी होनी चाहिए। कहने का मतलब सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स किसकी होनी चाहिए, आपकी अपनी, कि जो आपकी समझ को बताए कि आपने कित अच्छा समझा है पैसेज को, और कितने अच्छे शब्दों में आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हो। बात ये सारी, मेरी बात समझे? तो आपने क्या है, अवॉइडिंग डायरेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल नहीं करना है। आपने अपने शब्द, अपने फ्रेजेस होते हैं, वाक्यांश, और अपनी अभिव्यक्ति को उसको डालना होता है। ठीक है जी, प्रेसी राइटिंग में। तो इट शुड बी इन द एग्जामिनीज ओन लैंग्वेज। आप एग्जामिनी हो जो एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये हिंदी में भी लिखा है बात सारा, कि शब्द, वाक्यांश और अभिव्यक्तियों से बचते हुए परीक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन पैसेज मे कंटेन वन और मोर देन वन पैराग्राफ। ठीक है ना, बट द प्रेसी शुड हैव ओनली वन पैराग्राफ। उसमें हो सकता है आपको 1 या 2 पैराग्राफ्स आ जाएं, पैसेज ना अलग अलग करके। आपका एक ही पैसेज होना चाहिए, आपका एक ही पैराग्राफ बनना चाहिए, 2 नहीं बनने चाहिए। ठीक है ना। Next, get to write a good précis, the art of compressing long messages into short ones must be inculcated. तो आपको किस आर्ट को अपने अंदर डालना है, किस आर्ट को आत्मसात करना है, बड़े मैटर को छोटा लिखने की क्वालिटी उसको डेवलप करना है, उसको आपको अंदर विकसित करना है। तो वो आपको करते करते आएगा, एक बार में नहीं आएगा। 7वां पॉइंट, द प्रेसिस शुड बी स्ट्रिक्टली डिवॉइड ऑफ ग्रामेटिकल, पंक्चुएशनल एंड स्पेलिंग एरर्स। तो बिल्कुल वंचित होना चाहिए आपका पैसेज किससे, ग्रामेटिकल, ये ग्रामर देखी जाती है आपकी, पंक्चुएशन बिल्कुल देखी जाती हैं, और साथ में स्पेलिंग एरर ये नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार स्पेलिंग में एरर हो जाता है, एक बार होता है, छोड़ दिया जा सकता है, सेकेंड टाइम फिर हो जाए, फिर नहीं छोड़ा जाएगा। The direct speech given in the main passage should be avoided. It should be in the indirect speech, as if the examinee were reporting the matter, reporting the main writer's message. ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज दिया होता है, मैटर दिया होता है बीच में, किसी राइटर ने कुछ कहा, किसी थिंकर ने कुछ कहा, किसी साइंटिस्ट ने कुछ कहा, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई, ठीक है ना, सिंगर है, कोई भी एक बंदे ने, किसी ने, डॉक्टर ने कुछ अपनी स्टेटमेंट दे दी, वो कोटेशन दे दी। तो कोटेशन हमेशा किस में होती है, इन्वर्टेड कॉमास में। वो डायरेक्ट स्पीच में होती है जो कहा, आपको वो बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको किस में लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका ये मतलब है ना कि इनडायरेक्टली शब्दों में बात को कन्वर्ट करने की कला भी हमें होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो इसका मतलब है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना भी आपको आना चाहिए। अगर डायरेक्ट स्पीच दिया है, अब तो एग्जाम हम क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें चॉइस चुनते हैं, एक ऑप्शन दे रखे हमने, ठीक जो है तुक्का भी लग जाए ठीक हो जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, और एग्जैक्ट वो इनडायरेक्ट स्पीच नहीं, एक बात और समझ लेना, एक तो हमारी एग्जाम वाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, इसमें कौन सी होगी, अपने व्यूज डालने, मतलब अपने शब्दों में डालने, उसके व्यूज इनडायरेक्ट स्पीच पे छोटा करके। देखो कैसे उसका आइडिया मिलेगा आपको। जैसे अपने आप, ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा, I refuse to accept other people's ideas of happiness for me, as if there is one size fits all standard of happiness. केनी वेस्ट। ये केनी वेस्ट ने किसने बात कही है, राइटर का नाम ऐसे आ जाता है बीच में लास्ट में, और इन्वर्टेड कॉमास में ये आपने बात कही है। आपने बात को समझ लिया, इसको हमने कितना छोटा करके लिखना है, छोटे छोटा करके, वो भी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अदर पीपल्स आइडियाज ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी, एज इफ देयर इज अ वन साइज फिट्स ऑल स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस। ये डायरेक्ट स्पीच में क्या हो सकता है आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका सबका सेम होना चाहिए, आपका अपना स्टाइल हो, कोई दिक्कत नहीं, बात को पूरा कह जाओ छोटा करके, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा उसका अच्छा है, इसका बढ़िया है, उसका भाई गलत है, ऐसा नहीं है। आप सबका बढ़िया इक्वली बराबर हो सकता है, शर्त एक होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो और बात को पूरा, आप देखो कैसे इसको कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में, ये तरीका है, इसमें आएगा अभी इनडायरेक्ट का। अब केनी वेस्ट, इसके बारे में, केनी वेस्ट रिफ्यूज्ड, अब देखो इसकी बात को हमने कहते हैं रिफ्यूज द स्टैंडर्ड पैरामीटर ऑफ हैप्पीनेस सेट बाय अदर्स। इसको छोटा करके लिख दिया, ये बात कही गई इसमें, तो इसी बात को छोटा करके लिख दिया।
तो ऐसे करके आपको लिखना होता है उसके अपने शब्दों में। इसी शब्द को पकड़ के उसने क्या बना दिया, रिपोर्टिंग वर्ब बना दिया। तो केनी वेस्ट रिफ्यूज टू, जो आपने देखा। उसके बाद 9 पॉइंट, ये थोड़ी सी फिलोसफिकल बात है लेकिन अच्छी बात है। ऑलवेज रिमेंबर दैट वन कैन नेवर नो हाउ टू स्विम जस्ट बाय मेमोराइजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्विमिंग, ठीक है ना, यू नो वेल। वन हैज टू स्टेप इनटू वाटर टू बी अ स्विमर। In the same way, you can never cross the ocean of the Pressy writing test unless you step into the water of regular reading, ठीक है जी। तो जैसे हमें स्विमर बनना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, इसमें भी रीडिंग करनी पड़ेगी, बिना रीडिंग कर ये नहीं आएगा। तो you'll have to read, रीडिंग की हैबिट डेवलप आपको करनी पड़ेगी, इससे आप बच नहीं सकते, सारा काम उसी का है। डायरेक्शंस, किन डायरेक्शंस क्या है? रीड द पैसेज एज मेनी टाइम्स एज यू फील ओके टू गेट द कंप्लीट आइडिया ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। उतनी बार पढ़ना है जितनी बार आप पढ़ सको, जितनी बार में आपको समझ में नहीं आता। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एग्जाम के बट लिखा है, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू योर रीडिंग स्पीड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द टाइम लिमिटेशन। जो भी टाइम लिमिटेशन है उसके बराबर आपकी रीडिंग स्पीड भी होनी चाहिए। अब तो जो प्रैक्टिस करते हो कितनी बार ही पढ़ो, एग्जाम में टाइम लिमिटेशन को ध्यान में रखना होता है। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन, मेक योर ओन नोट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर सीक्वेंस। आपने मैटर पढ़ लिया, रफ में आपको सीक्वेंस वाइज उसके जो पैसेज के जगह जगह हर एक दो लाइन के ना आपको उसके मेन पंच लाइन लिखानी है, पंच लाइन लिखनी है, ताकि आप बाद में लिखो तो बड़े आराम से लिख पाओ। आपने पैसेज पढ़ा, एक दो लाइन का मेन थीम क्या है, फिर एक दो लाइन का मेन थीम क्या है, एक दो लाइन का फिर थीम करते उसका पूरा आपको एक बॉडी बनानी है, लास्ट में जाके 1/3 करना है। तो उसमें क्या है, अच्छा है जब आप पढ़ते हो उसमें अपने रफ के अंदर पॉइंट नोट कर लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें यही बात कही गई है सीक्वेंस वाइज इसमें। तो मेक योर ओन नोट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर सीक्वेंस वाइज इन द रफ पेपर। ईच नोट मस्ट हैव अ कीवर्ड होना चाहिए और अ फ्रेज ऑफ कपल ऑफ लाइन्स, ठीक है ना, आपकी एक दो लाइन को मिलाकर फ्रेज होना चाहिए। दिस नोट हेल्प्स यू राइट फास्टर। तो बाद में, और ये एकदम से नहीं आएगा, वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर में बैठ के। तो वही जो आपने वर्ड्स नोट किए हैं वो हेल्प करेंगे आपको लिखने में फास्ट। आफ्टर द प्रेसी हैज बीन रिटन इन, इट मस्ट बी read at least twice to see if there is any mistake in the writing। कोई भी, ये इसी की बात नहीं है, किसी भी राइटिंग में, लेटर राइटिंग हो, वो जो ऐसे राइटिंग हो, एक हम गलती करते हैं जब टाइम लिमिटेशन होती है हमारे ऊपर, टाइम खत्म हो जाता है, when the time has run out, what we do, we never revise ना। हमारी आदत होती है रिवाइज ना करने की, बच्चों की होती है, छोटे बच्चों की, बड़ों की भी हो जाती है। एक पैसेज को लिखने के बाद आपको कम से कम उसको 2 बार रिवाइज करना चाहिए, कम से कम 2 बार कंप्लीट रिवाइज करना है। और पक्के तौर पर आपको मिस्टेक ज़रूर मिलेगी, उसमें मिस्टेक मिल जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाती है, कोई कुछ रह गया, कभी मैंने ईज नहीं लगा रखा, संडे लिख दिया, ईज नहीं है उसमें, तो सेंस नहीं बनेगी, वर्ब नहीं लगा रखा, कभी इन एट ऑन भूल जाते हैं लगाना, मन में तो चल रहा है, लगाते नहीं फास्ट हम, तो जब पढ़ेंगे दोबारा तब ध्यान आता है ये नहीं लगा रखा। तो हमें रिवाइज ज़रूर करना चाहिए। आफ्टर द पैसेज हैज़ बीन रिटन, it must be read at least twice to see if there is any mistake in the writing। तो प्रेसी राइटिंग में आपको लास्ट में इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। कंप्रेशन करना, कंप्रेस करना, छोटा करना किसी मामले को। अब छोटी छोटी बातें, पहले आसान छोटे सेंटेंस, फिर बड़े बड़े कर करके आगे बढ़ेंगे। जैसे थोड़ा आइडिया दूंगा इसमें, आपको आइडिया मिलेगा इसमें जब तक आप खुद करेंगे तो। और इसका अगर आप लोग बनाएंगे अपने ढंग से तो हो सकता है सबका अलग हो और सबका ठीक भी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ, शर्त होनी चाहिए वही छोटा हो और मैसेज पूरा दे और साथ में आपके अपने शब्द हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबूलाल, अनअवेयर ऑफ अदर पीपल ऑन द रोड, वॉज टेकिंग हिज कार इन ए zigzag मैनर थ्रू आउट द मार्केट। मतलब शिप सिंपल सेंटेंस, समझ भी गए हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। अगर मुझे इसको छोटा से छोटा करना है अपने ढंग से तो क्या किया जा सकता है, मैं दिखाऊंगा अपना भी, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरा बिल्कुल ठीक हो, ऐसा नहीं, आपका भी ठीक हो सकता है, ठीक है ना, आप जो लिखोगे सबका। हाँ बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। और कहाँ पर, हाँ जीटी रोड पर जा नहीं रहा था, तो ये थोड़ा सा, बस ये बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। हमारा सबका अपना ढंग होगा लिखने का, तो जो आपने बोला एग्जैक्टली ठीक है, उसमें पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। हम सब समझ गए उसको छोटा करके लिखना, ये आर्ट है, ये ग्रेजुअली आएगी धीरे धीरे जब आप करने लगोगे।
तो बाबूलाल वॉज ड्राइविंग रेकलेसली थ्रू द मार्केट. बस हो गया ना, हो गया, यही बात कही थी इन्होंने. तो बात कही बिल्कुल एग्जैक्टली, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए. हाँ, देर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म. डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग. अब मालूम मैटर आ जाए पूरा आपका सामने, ठीक है ना. देर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म. डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग. हाँ हाँ, चलो लिख देता हूं मैं. देखो, बी न्यूट्रल इन क्रिटिसिज्म. होगी बात सारी, छोटा हो गया, क्लियर है. तो बी न्यूट्रल क्रिटिसिज्म. थोड़ा अच्छा, जैसे आगे बढ़ेंगे लाइन बड़ी होती जाएगी, ठीक है ना. आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दोज हु सेड नो टू मी. इट्स बिकॉज ऑफ देम आई एम डूइंग इट माई सेल्फ. ये समझ गए आप. लाइन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है. अब बात है अपने शब्द में उसको छोटा करके लिखने की. तो ये एकदम से नहीं आता है, आपको ग्रेजुअली आएगा धीरे धीरे. सोच सकते हो आप, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दोज हु सेड नो टू मी. इट्स बिकॉज ऑफ देम आई एम डूइंग इट माई सेल्फ. तो देखते हैं क्या हो सकता है. मैंने जो लिखा है इसका आ जाएगा. कंप्रेशन है वो प्रेसी. क्रिटिक्स मेड मी सेल्फ डिपेंडेंट. ठीक है, छोटी सी लाइन हो गई, यही बात उसमें. इफ यू आर ऑफर्ड ए सीट ऑन ए रॉकेट शिप, डोंट आस्क व्हाट सीट, जस्ट गेट ऑन. है ना, समझ गए बात को. तो इफ यू आर ऑफर्ड ए सीट ऑन द रॉकेट शिप, डोंट आस्क व्हाट सीट, जस्ट गेट ऑन. घुस जाओ बस, ये ना पूछो कौन सी सीट. आप, मैं ये नहीं कर रहा हूं, हाँ आपका जो ठीक बिल्कुल हो सकता है, जो सेंस आपने समझ ली है. ये देखो, डू नॉट लूज द, बस हो गया, अपॉर्चुनिटी. मैटर पूरा ले रहा है. थोड़ा बड़ा होते जाएंगे, लाइन थोड़ी बड़ी होती जाएगी. Only those who play to win, only those who risk to win, history favors risk takers, forgets the timid, everything else is commentary. है ना, इतनी लाइन को छोड़ कर लिखना है ना. मजे की बात है, छोड़ करके. तो इसी से क्लियर हो जाए. छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बात को हमने कंप्रेस करना है. Only those who play to win, only those risk to win, history favors risk takers, forgets the timid, everything else is community. Sorry, commentary. Be fearless. नहीं, इतना भी नहीं, थोड़ा हिस्ट्री भी आना है. आप बिल्कुल ही, आप एक लाइन पंच लाइन नहीं देना है, थोड़ा सा उसको बड़ा भी करना है, हल्का सा. हाँ देखो, मैं क्या लाइन आएगी, मैंने क्या लिखी है. हिस्ट्री इज फुल ऑफ विनर्स, रेस्ट इज कॉमेंट्री. ठीक है ना, यही तो है. तो हिस्ट्री इज फुल ऑफ विनर्स और रिस्क टेकर्स, रेस्ट इज हिस्ट्री. थोड़ा और बड़ा हो गया. अब ये इन्वर्टेड कॉमास में भी है, डायरेक्ट स्पीच में है आपके सामने. आई ऑलवेज डिड समथिंग आई वॉज लिटिल नॉट रेडी टू डू. आई थिंक दैट्स शो दैट्स हाउ वी ग्रो. When there is that moment of wow, I am not really sure I can do this, and you push through those moments, that's when you have a breakthrough. मरीसा मेयर ने बात कही है. अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? मरीसा मेयर से, बिल्कुल सही कहा. मरीसा मेयर ने कहा तो उसकी बात से हम स्टार्ट कर देंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट कर देंगे, छोटा करके. सोचो, बार बार पढ़ो इसे. आई ऑलवेज डिड समथिंग आई वॉज लिटिल नॉट रेडी टू डू. ठीक है, मैंने हमेशा वो चीज़ की है जिसको मैं करना नहीं चाहता था. आई थिंक दैट्स हाउ यू ग्रो. उसी से हम ग्रो करते हैं. जो हम करना नहीं चाहते या सोचते हम कर नहीं पाते, उसे वो करते हैं, थोड़ा सा ग्रो करते हैं, कुछ नया किया. When there is that moment of wow, I'm not really sure I can do this. ठीक है ना? And you push through those moments, that's when you have a breakthrough. Breakthrough का मतलब एक क्रांति. ठीक है ना, एक नयापन, आपको पता है. चलो देखते हैं क्या आता है. आप सोच सकते, हाँ कुछ भी बनाओ, आपके मैटर पूरा होना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल ठीक होना चाहिए. मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको कम उससे ज़्यादा नहीं, मैटर पूरा होना चाहिए, आप सबको मिलेंगे मार्क्स. और ज़रूरी मैं जो लिख रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं है. आपका ढंग जो होगा वो भी ठीक होगा, बिल्कुल. मरीसा मेयर सेड, दैट की ज़रूरत नहीं है. शी हैड ग्रोन
by accepting challenges because only they bring about a revolution in one's life. ठीक है ना, ये हो जाएगा, बस छोटी सी बात है, इस बात को ढंग से कहा है। और मैं ये नहीं कहूँगा मनीषा मेयर ने जो कहा आप कहोगे उस बात को अपने ढंग से तो गलत होगा, वो भी ठीक होगा। बात मैटर को पढ़ के छोटा करके लिखना है। क्लियर, कुछ कुछ क्लियर हो रहा ना बात को। तो ये प्रैक्टिस एक एक दो वन लाइनर, टू लाइनर्स, फिर बड़ा थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। The eruption in May 1980 of Mount St. Helens, Washington state astounded the world with its violence. A gigantic, इसको gigantic कहते हैं, a gigantic explosion tore much of the volcano's summit to fragments. The energy released was equal to that of 500 of the nuclear bombs that destroyed Hiroshima in 1945. एक बात है, जब इस तरह फैक्चुअल बात आ जाती है ना, जब फैक्ट्स होते हैं, डेट्स होती हैं, तो उन फैक्ट डेट्स को खत्म नहीं करना है, छोटा करके उसको आपको इंटैक्ट रखना है, बचाए रखना, उसको बनाए रखना है, ठीक है ना। जैसे 1945 को आप खत्म नहीं कर सकते, आप 500 जो न्यूक्लियर है उसके इसकी जो रेंज दिखाई है उसको हम खत्म नहीं कर सकते, 1980 को लिखना पड़ेगा। और जो हिरोशिमा है और क्या है सेंट हेलेंस, ठीक है ना, वॉशिंगटन, ये सब आनी चाहिए बात उसमें, कहाँ क्या हुआ ये। रीड इट वंस ट्वाइस, जितने भी आप पढ़ सको, अनलेस यू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द मैटर। तो आपके अपने शब्दों में होना चाहिए। एस्टाउंडेड क्या होता है, हैरान कर देना, तो आप उसको सरप्राइज बोल देते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके अपने हैं। हाँ, एस्टॉन बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, एस्टॉनिश्ड है, सरप्राइज्ड है, ठीक है ना। हाँ, तो उसको ऐसे वर्ड्स हैं और भी आप लिख सकते हैं, और भी। जाइगेंटिक क्या होता है, विशाल, इसको और शब्दों में दे सकते हो आप, ठीक है ना। और अच्छा होगा आसान शब्द भी इस्तेमाल करो, बहुत ही जैसे होते कॉम्प्लेक्स एक वोकैबुलरी, उसकी बजाय आप, हाँ, कलोसल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कलोसल हो सकता है आपका, ठीक है ना। ह्यूज हो सकता है, बिग हो सकता है, ठीक है ना। तो मैसिव हो सकता है, क्या हो सकता है, मैसिव हो सकता है, मैसिव होता है बहुत बड़ा। तो एनीवेज चलो अब देखते हैं क्या है इसका, क्या कहना चाह रहा है बंदा। तो इरप्शन इन मई 1980 ऑफ माउंट सेंट हेलेंस, वॉशिंगटन स्टेट। तो ये मैटर मैंने मतलब कैजुअली कहीं से वैसे ले रखे हैं, जैसे कोई लेख से ले लिया, वैसे ये बने बनाए नहीं, कोई ग्रामर में नहीं मिलेंगे कहीं भी, खुद ही ले रखा है। देखो, इन May 1980 सेंट हेलेंस वॉशिंगटन स्टेट्स ह्यूज वल्केनो, आ गया ना, ह्यूज वल्केनो इक्वल टू 500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स लाइक हिरोशिमास इन 1945 शॉक द वर्ल्ड, ठीक है ना। छोटा कर दिया, तो इसको हमने छोटा कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट नहीं होना कि वर्ड मेरे के उतने ही होने चाहिए बराबर, एक आधा आगे पीछे हो सकता है, सेंस पूरी बननी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और बड़ा आ गया मैटर आपके सामने। हाँ हाँ, वो होनी चाहिए उसमें, शॉक तो शॉक ही बोलेंगे उसको ना। तो और थोड़ा सा और बड़ा आ गया आपके सामने। The introduction of the dry plate process brought with it many advantages. Dry plate process. Not only was it much more convenient so that the photographer no longer needed to prepare his material in advance, but its much greater sensitivity made possible a new generation of cameras. यानी कैमरे की बात की है, कैमरे के अंदर ड्राई प्लेट लगती है, उसके बारे में बात कर रखी है। Instantaneous exposure, जो एकदम से एक्सपोजर करता है, जो एकदम फोटो लेता है, एक्सपोजर had been possible before but only with some difficulty and with special equipment and conditions. So, जो आपकी फोटो लेके इमीडिएटली उसका रिजल्ट दिखाना पहले पॉसिबल था, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ खास इक्विपमेंट की आवश्यकता हुआ करती थी, पुरानी बात कर रहा है। नाउ एक्सपोजर्स शॉर्ट इनफ टू परमिट द कैमरा टू बी हेल्ड इन द हैंड वर इजीली अचीव्ड, as well as fitting shutters and viewfinders to their conventional stand cameras. Manufacturers began to construct smaller cameras intended specifically for hand use. अभी ये बात को आपको छोटा सा मैटर को समझना है, और समझ के अभी हैंड यूज में भी बातें आने लगी है, कन्वीनियंट हो गया। अभी आप उसको एक्सपोजर जो है इमीडिएटली फास्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग मच इक्विपमेंट्स। ये मैटर दे रखा है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्यों पहले मैटर को समझना पड़ेगा, समझ के उनके वर्ड्स।
तो आपको जरूरी हर लाइन समझ में आ गया हो, लेकिन अगर आपको पूरा थीम पता लग गया इट्स ओके, आप अपने शब्दों में उसको लिख दो मैंने क्या देखा इसका, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। देखते हैं क्या लिखा है मैंने, मुझे खुद याद नहीं अभी। The introduction of the dry plate process brought with it many advantages. Not only was it much more convenient, so that the photographer no longer needed to prepare his material in advance, but its much greater sensitivity made possible a new generation of cameras. Instantaneous exposure had been possible before, but only with some difficulty and with special equipment and conditions. Now, exposure short enough to permit the camera to be held in hand were easily achieved, as well as fitting shutters and viewfinders to find conventional stand cameras. Manufacturers began to construct smaller cameras intended specifically for hand use. इसमें समझा रहा होगा शायद, कुछ न कुछ बोल रहे होगे इसमें, चल रहा इसमें मैटर आएगा। इसमें हिंदी में समझा रखा है। पढ़े हो ना आप लोग, पढ़ना है, पढ़ते रहना बार बार उसको। The dry plate process in cameras proved more convenient for the photographer and its sensitivity gave way to new generation cameras, ठीक है ना। Quick exposures unlike earlier कहते ही सारे की बात हो जाती है उसमें, earlier became possible without being dependent on special equipment and conditions. Manufacturers क्या है, हाँ, started making handy cameras along with conventional ones. बस ये बात मैंने कही है, हो सकता है आपकी बात ज़्यादा अच्छी हो इससे, ठीक है ना। तो आइडिया दिया है थोड़ा सा, उसका मैटर इसमें आ गया। बात है जो कही गई बात है वो समझ के मैंने लिख दिया उसको छोटा करके, ये आपके सामने मैटर है। अब थोड़ा और बड़ा, वही आ गया, शुरू में था यही था क्या। द मेगलोमैनियक, मेगलोमैनियक क्या होता है, सिंगल माइंडेड नहीं होता, मोनोमैनियक होता है वो। मेगलो, मेगा होता है ना, मेगा सेल, मेगा मतलब बड़ा, अपने आप को बड़ा मानने का पागलपन, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेगलोमैनियक अहंकारी होता है। तो मेगलोमैनियक differs from the narcissist ना, narcissist कौन होता है पता है आपको ना, conceited ना, जो अपनी तारीफ करता है अपने देख के, नार्सिसिस्ट नाम का एक राजकुमार था उससे आया। द मेगलोमैनियक, ये देखो कितनी अच्छी बात दे रखी, ये और नार्सिसिस्ट में फर्क होता है। एक बार बार अपनी सेल्फी लेता है बंदा उसमें, और अपने को बड़ा अक्कड़ मैं कुछ हूँ समझता है, तो दोनों में देखो डिफरेंस है। पैसेज कितना बढ़िया है। The megalomaniac differs from the narcissist by the fact that he wishes to be powerful rather than charming. तो क्या नार्सिसिस्ट चार्मिंग चाहता है, लेकिन मेगलोमैनिक चार्मिंग नहीं चाहता। And seeks to be feared rather than loved. और क्या चाहता है मेगलोमैनियक, मुझसे डरे लोग बजाय मुझसे प्यार करें, लेकिन नार्सिसिस्ट क्या चाहता है, मुझसे सब प्यार करें। तो डिफरेंस है दोनों में। तो अपनी सेल्फी लेने वाला बंदा बार क्या सोचता है, मुझसे प्यार किया जाए, आई एम स्मार्ट, आई एम हैंडसम, ने मैं ये हूँ मैं हूँ। तो वो ये दिखाया गया। और जो होते हैं मेगलोमैनियक, अपने अहंकार में जो पागल होते हैं, यानी अपने की इंपॉर्टेंस को लेकर जो पागल होते हैं, वो पावर चाहते हैं। लव ऑफ पावर लाइक वैनिटी इज स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन नॉर्मल ह्यूमन नेचर। नॉर्मल होता है ये, वैनिटी का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं इसके, एक तो आडंबर करना, आडंबर, हाँ, और दूसरा घमंड, बिल्कुल सही का, घमंड इज स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन नॉर्मल ह्यूमन नेचर एंड एज सच इज टू बी एक्सेप्टेड ऑल्सो, ये एक्सेप्ट किया जाता है। It becomes deplorable only when it is excessive. ये यानी कि पतन की ओर कब ले जाएगा, जब एक्सेसिव हो जाएगा। और associated with
insufficient sense of reality. तो और या फिर हम अनरियल, जो रियल नहीं होता, इसको ओवर ले जाएं उस बात को, तो उससे भी हमारा घाटा हो सकता है. Where this occurs, जहां भी होता है, it makes a man unhappy or foolish, if not both. The lunatic समझते हैं ना, चंद मारा, चांद का महाराज होता है, चंद मारा को ल्यूनर होता है, पागल. ल्यूनर चांद होता है. तो बच्चा बोलता है मेरे को चांद चाहिए, चांद तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसके लिए पागल हो जाए कोई, चांद ला के दो, उसको ल्यूनेटिक बोलते हैं. चंद मारा कहते हैं पागल. The lunatic who think he is crowned head may be in a sense happy, but this happiness, his happiness is not of a kind that any sane person would envy. Alexander the Great was psychologically of the same type as the lunatic, though he possessed the latent talent to achieve the lunatic's dream. He could not, however, achieve his own dream, which enlarged his scope as his achievement grew. When it came clear that he was the greatest conqueror known to fame, he decided that he was a god. Was he a happy man? क्या वो खुश था? अपने आप को गॉड मानना ही ये आदमी, मैग्नोमेलियक जो होता है ना, सेल्फ स्टाइल गॉड होते हैं, सेल्फ एक्लेम्ड गॉड भी होते हैं ना, सेल्फ अपॉइंटेड गॉड होते हैं, मैं हूँ भगवान, अपने आप को ऊंचा मानने वाले. Was he a happy man? His drunkenness, his furious rages, his indifference to women, and his claim to divinity suggest that he was not. ठीक है ना? इसमें कितने सारे वर्ड्स आए प्यारे प्यारे, सुंदर. अब उनके समकक्ष हमें वर्ड्स को लगाना है, आसान करके, कोई दिक्कत नहीं. क्या क्या लगाया जा सकता है? मेगलोमैनिया को आप सिंपल डाल सकते हो क्या? हाँ, क्या क्या लिख सकते हो मेगलोमैनिया को? एरोगेंट बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है ना. इसको एरोगेंट, हॉटी बोल सकते हो. ठीक है ना. हॉटी होता है, एरोगेंट होता है, वेन होता है, बोल सकते हैं बिल्कुल. ठीक है ना. और नार्सिसिस्ट होता है सेल्फ प्रेज करने वाला बंदा. ठीक है ना. सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा सा अलग हो जाएगा. सेल्फ, ये इसका संबंध सिर्फ तारीफ से, अपनी शीशा देखने से, मिरर देखने से. नार्सिसिस्ट कौन होता है? मिरर देखता है ज़्यादा, अपनी. कंसीटेड, क्या बोल सकते हैं? कंसीटेड बोल सकते हैं. ठीक है ना. ठीक है ना. हाँ, सेल्फ प्रेज वाला बंदा हो सकता है. सेल्फ ऑब्सेस्ड, हाँ चलो सेल्फ ऑब्सेस्ड भी बोल सकते हैं, अपनी सुंदरता को लेके रोगी बन गया बिल्कुल ना, वो बोल सकते हैं. ठीक है. बाय द फैक्ट. तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं, ल्यूनेटिक्स हैं, इसके जगह आप चार्मिंग है इसके जगह चेंज कर सकते हो. और क्या डिप्लोरेबल है इसमें, और कौन सा वर्ड्स है? क्राउंड है, और इसमें वर्ड्स, इसमें लास्ट में फ्यूरियस रेजेस है ना, ड्रंकनेस, फ्यूरियस रेजेस, इनडिफरेंस टू विमेन, और क्लेम टू डिविनिटी. इटर्निटी बोल सकते हैं डिविनिटी को. इटर्नल होता है ना, हमें दिव्य है, मैं दिव्य हूँ, महान हूँ, मैं कभी मरूंगा नहीं, समाप्त नहीं होऊंगा, स्थायी रहूंगा, हमेशा अमर रहूंगा. तो आप डिविनिटी को आप इटर्नल बोल सकते हैं, इटर्निटी बोल सकते हैं. सजेस्ट दैट ही वाज नॉट. एनीवेज, पढ़ लिया ना. इसका थोड़ा सा छोटा करके मैंने जो बनाया है वो भी आ जाएगा. चला देते हैं इसको. ये नोट देखो, इसके नोट बनाए हैं, एक एक नोट. पहला नोट, मोस्ट हिस्टोरियंस, अलग से रफ में, रफ नहीं मिलता, माइंड में बना लो, आइडिया ले लो, नहीं होता अलग से, अलग से नहीं होता, नहीं, अलग रफ पेज नहीं होता क्या आपके पास? होता ही नहीं है कहीं भी. जैसे नोट में, अच्छा, उसमें भी नहीं लिखना होता. उनका रफ नोट कुछ नहीं मिलता कागज पर, वो उसी में लिखना होता है मैटर. चलो ठीक है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप माइंड में रख लो, माइंड को दिक्कत. एक एक मैटर को एक एक को लेकर आओ. ये सबके जैसे नोट बनाए देखो एक करके. मोस्ट हिस्टोरियंस आर मेलोमेनियक, वांट पावर,
फियर्ड, नार्सिसिस्ट, ये लिखा हुआ है, पावर, वैनिटी ना। मेरे कहने का मतलब है कैसे नोट्स बनाने हैं मेन मेन पॉइंट्स को लेकर। ये इसका छोटा करके ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। मोस्ट ग्रेट मैन, अब ग्रेट मैन इन हिस्ट्री आर इगोइस्टिकली मैड। क्या है उसके लिए, क्या हो गया, इगोइस्टिकली मैड हो गया। मैड हु वांट टू बी पावरफुल एंड फियर्ड रादर देन बी अट्रैक्टिव एंड लव्ड। ठीक है ना, ये होगी बात। अब अट्रैक्टिव और लव्ड वगैरह ये सब इसमें आते हैं, जो अपने को चाहता है कि मेरे से प्यार किया जाए। सीकिंग प्राइड इज ह्यूमन नेचर, ये था ना इधर जगह आया था। But it becomes disgusting in excess, making a man either sad or idiotic. ठीक है, छोटी सी लाइन हो गई है। Such an idiot may have happiness, but not to the extent of being envied. उसमें खुशी हो सकती है, पर ऐसी खुशी भी नहीं होती कोई उसे ईर्ष्या करे। Alexander the Great likewise was insane mentally. बस एक लाइन में पूरी की, काफी लंबी चौड़ी बात इसकी एक लाइन में पूरी हो गई। Having got fame as a conqueror, he considered himself to be God. और आगे, however, his inebriation, क्या inebriation जानते हो क्या है? drunkenness. inebriation होता है शराब का नशा। inebriation, wrath क्या हो गया? हाँ, कहर, जो उसका गुस्सा, ये हो गया। और क्या कर रहा है? एंड मिसोजिनिज्म समझते हैं आप, औरत से नफरत करना, इसमें दे रखा है ना। ये इनडिफरेंस टू वीमेन, कोई उसके लिए कोई लगाव नहीं, तो मिसोजिनिज्म कर दिया, इतने वर्ड्स लगा दिए। एंड फॉल्स डिविनिटी, फॉल्स डिविनिटी का फॉल्स इटर्निटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट हिज शियर अनहैप्पीनेस, ये मैंने छोटा कर दिया। अब आप जो अपने ढंग से करोगे, जरूर नहीं कि वो गलत होगा, वो भी ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 के 100 लोग इसको जो प्रेसी राइटिंग करेंगे, समराइज करेंगे, यानी कंप्रेस करेंगे, तो सबका तरीका अलग अलग होगा। और ये नहीं किसी का ठीक, किसी का ज़्यादा ठीक है ना ठीक होगा, ऐसा नहीं, सबका ठीक हो सकता है। आपका अपना अंदाज़ है लिखने का, बाकी हाँ ठीक है ना। तो ये वाली पूरी बात थी, इससे आपको थोड़ी इतनी मदद लगेगी, बस एक आइडिया हो जाएगा, जैसे थोड़ा करवा दिया। इससे आप क्या करोगे, होता क्या है, एक मुझे लगन लगनी चाहिए कि मैं जिस भी लाइन को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बातें सुन रहा हूँ, उसको छोटा कैसे कर सकता हूँ, उसको कैसे कैसे शब्दों में, अपने शब्दों में उसको और अच्छा बना सकता हूँ, छोटा करके। ये आर्ट है, एक कला है, ग्रेजुअली आएगी धीरे धीरे, ओवरनाइट तो आएगी नहीं, वन नाइट में नहीं आएगी, तो ग्रेजुअली आएगी, ठीक है जी। तो ये 3 क्लास आज की, तो आप जितना खुद करेंगे, हाँ ये काम कर सकते हो, अगर आपने कोई मैटर लिख लिया और उसका प्रेसी लिख दिया, तो आप मुझसे चेक करवा लो, ठीक है। मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पर, आप मेरे से, जैसे दोपहर को जो लंच टाइम होता है, मेरे पास आप सबमिट करवा दो, आपने लिखा है ना, अपना नाम लिख के मेरे पास सबमिट करवा दो, मैं सबको चेक करूँगा, क्या वर्ड्स आपने डाले हैं, कहाँ से गलत हैं और क्या डालने चाहिए थे, इससे और अच्छा बन जाता, कहाँ ग्रामेटिकल एरर कर रखा है। और बताऊँ, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस को लिखना एक कला होता है, इतना आसान नहीं होता, जो आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जब आप लिखने बैठोगे तब पता लगेगा कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। तो एक बार शुरू करेंगे, उसके बाद मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपने 3-4 पैसेज लिख दिए ना, 3-4 मतलब प्रेसी राइटिंग लिख दी और मुझे चेक करवा ली, नेक्स्ट टाइम आपका और निखरेगा, अच्छा लगेगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो वीडियो है, इसको देख के कई स्टूडेंट हैं जो प्रेसी राइटिंग देख के आए, बोले बड़ा फर्क पड़ा सर, ये वीडियो से बहुत फर्क पड़ा। रेगुलर वॉच भी करते हैं वीडियो, और उससे खुद को लिखने में एक क्या इंस्पिरेशन होती है, तरीका लिखने का आता है थोड़ा सा। तो आप ये कर सकते हो, आपको जो प्रेसी राइटिंग किसी पैसेज को लेके लिखा हो आपने, वो मुझे सबमिट करवा दो, या मैं आपको साथ साथ चेक कर दूंगा, ठीक है। दोपहर को आता ना, ये भी मिल जाते हैं मुझसे, बहुत बार स्टूडेंट चेक करवा लेते हैं। तो दोपहर को 2.5 घंटे टाइम होता है पूरा, तो उसमें आपने कुछ लिखा है तो आप मुझे चेक करवा लो ऊपर, ठीक है जी, इतना हो सकता है ना। तो आई विल गाइड यू, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है।
कोई बता सकता क्या आ रहा है इसमें? बता सकते हो? पढ़ो ध्यान से।